हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 15 और 16 जनवरी दोनों दिन की कवर करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये बनाने की योजना कहाँ बनाई गई है? तो जो कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय है, कौन सा? कौशल एवं उद्यमिता कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय ये है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है, इसका ये बनाने की कहाँ पर योजना तैयार की गई है? तो ये योजना तैयार की गई है कर्नाटक के कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है ये बन रही है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर बन रही है? तो जो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक के अंदर एक कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, उसमें ये कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद देखिएगा कि जो ये कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, जो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र है, इसका पहले नाम क्या था? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र का अब नाम बदला गया है। इसका पहले जो नाम था वो क्या था? तो इसका पहले नाम था हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, इसका नाम था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और ये जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है, कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्किल है, उसको जो कौशल है उसको उसका डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए क्या बनाया जा रहा है? तो ये कौशल ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और इसके तहत जो समावेशी विकास है उसको भी बेहतर बनाने का इसमें जो लक्ष्य है वो रखा जाएगा। क्या? समावेशी जो विकास है और इनोवेशन पर इसमें बल दिया जाएगा और जो नई नई तकनीक है उनके उपयोग के ऊपर बल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा कि जो ये सिंधु विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लेह और लद्दाख के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय है? सिंधु विश्वविद्यालय है। ठीक है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है? तो कुशीनगर यूपी के अंदर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर है, अंसी है, नागरहोल और बनेघट्टा, ये कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, जो सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो उस पर उसका जो संचालन होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए जो फैसिलिटी होती है वो कहाँ पर है? तो ये हासन कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो हासन कर्नाटक में स्थित है। क्या? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, हासन कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सोलोमन द्वीप है उसका क्या हुआ है कि उसमें यूएसए जो है उसने अपना दूतावास एम्बेसी बनाने की घोषणा की है। तो जो सोलोमन द्वीप है, ये है कहाँ पर? सोलोमन द्वीप ये कहाँ पर है? तो ये सोलोमन द्वीप जो है ये कहाँ पर पड़ता है? जो पापुआ न्यू गिनी है, इसके पूर्व में पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में। और कहाँ पर? कौन से महासागर में? तो जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर पड़ता है ये सोलोमन द्वीप। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है और प्रशांत महासागर के अंदर है सोलोमन द्वीप। और इसमें क्या हुआ है कि जो इसकी राजधानी है, सोलोमन द्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? होनेरियो इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है इसकी? होनेरियो सोलोमन द्वीप की राजधानी है। और यहाँ ये क्या है? ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। सोलोमन द्वीप क्या है? ये सोलोमन द्वीप क्या है? एक संवैधानिक राजतंत्र है। कौन सा? ये सोलोमन द्वीप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो चाइना है उसका प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चाइना है उसका किस पर प्रभाव बढ़ रहा है? सोलोमन द्वीप पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और इस प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब इस प्रभाव को चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूएसए है वो यहाँ पर अपना एम्बेसी बना रहा है, मतलब दूतावास खोल रहा है। उसने ये दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? यूएसए के द्वारा। इतनी बात आप याद रखिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो चाइना एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है सबसे लंबी। और ये नदी कहाँ पर है? तो चीन के अंदर है ये एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। और इस यांगत्से नदी के ऊपर कौन सा डैम है? तो थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो ये यांगत्से नदी पर है और ये कहाँ पर है? चाइना के अंदर है। ठीक है, हुबर बाउल्डर बांध जो है ये कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? हुबर बाउल्डर बांध। तो ये कौन सी नदी पर है? तो यूएसए के अंदर है एक नदी कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी है यूएसए के अंदर, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? हुबर बाउल्डर बांध बनाया गया है। ठीक है, और येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो है कहाँ पर है? तो यूएसए के अंदर ही है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यूएसए के अंदर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और जो चीन है इसकी चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो हवांगहो नदी है, हवांगहो नदी को क्या कहा जाता है? हवांगो नदी जो है उसको ही क्या बोला जाता है? चीन का अशोक बोला जाता है। और जो सबसे ज्यादा रास्ते चेंज करने के लिए, रास्ते जो हैं उनको बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये हवांगो नदी प्रसिद्ध है। ठीक है, और चीन का अशोक भी इसी को बोला जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगत्से नदी, जिस पर थ्री जॉर्ज डैम बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो मुंबई, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। कौन से का? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये जो महोत्सव है ये दक्षिण भारत का, जो दक्षिण एशिया है उसका सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा है? तो जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, उसका का सबसे बड़ा महोत्सव है ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, और इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 29 मई से 4 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका कौन सा एडिशन होगा? तो इसका 17वां एडिशन होगा, मतलब ये 17वें नंबर का होगा ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 29 मई से 4 जून तक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड होंगे, ऑस्कर अवार्ड मिलेंगे, उसके लिए ऑफिशियली एंट्री कौन सी फिल्म को मिली है? तो जो कुजांगल फिल्म है उसको कौन सी एंट्री मिली है? ऑस्कर 2022 के अंदर इसको ऑफिशियली एंट्री मिली है कुजांगल को। और जो ढाका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? कुजांगल फिल्म ने जीता था ढाका 11वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये 2021 का जो ऑस्कर अवार्ड थे, जो ऑस्कर 2021 थे उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म ने जीता था? तो जो नोमैडलैंड जो फिल्म है उसने 2021 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी किसने जीता था? क्लोए झाओ थे इसके डायरेक्टर, और नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर थे वे, जिन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ठीक है, और बेस्ट इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? बेस्ट इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया है? पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो जो ये पुरस्कार दिया गया है ये 2 को दिया गया है। नंबर 1 हेमा मालिनी को दिया गया है और इनके साथ किसको दिया गया है? तो प्रसून जोशी को भी दिया गया है ये बेस्ट इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, और जो लता मंगेशकर जी हैं उनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 2001 के अंदर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया। और 1999 के अंदर इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। और 1969 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। और 2001 के अंदर इनको क्या दिया गया? भारत रत्न अवार्ड दिया गया लता मंगेशकर जी को। और फ्रांस का जो पुरस्कार है लीजन द ऑनर, फ्रांस का कौन सा है? लीजन द ऑनर जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? ये भी लीजन द ऑनर पुरस्कार है जो ये किसको दिया गया है? तो ये भी लता मंगेशकर को दिया गया है। और इसकी जो लता मंगेशकर की जो अकेडमी प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो पुलिस बल हैं उनके पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी। जो भी पुलिस बल हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी। योजना स्टार्ट होती है, और ये जो योजना है ये कब स्टार्ट होती है, तो 1969 से 70 तक ये योजना स्टार्ट होती है। ठीक है, 1969-70 में ये योजना स्टार्ट होती है पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए। और जो ये योजना है अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक, तो 2025-26 तक अब इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो इसका संचालन है, मतलब जो नोडल एजेंसी है वो कौन है इसकी, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो योजना है ये चल रही है, गृह मंत्रालय के अंदर। और जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। और इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो नए हथियार हैं वो उपलब्ध कराए जाए, व उनके जो भी हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग देना भी, उनका प्रशिक्षण देना भी इस योजना के तहत इसका उद्देश्य है। ठीक है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अब बात आती है कि जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसको हम पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय, शिलोंग मेघालय के अंदर है असम राइफल्स का हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद है कि जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसका जो हेड है इसके कौन है, तो पंकज कुमार सिंह इसके हेड हैं। पंकज कुमार इसके हेड हैं किसके, BSF के। और उसके बाद NDRF जो है, NDRF की स्थापना कब होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी 2005 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो इसके हेड हैं अतुल करवाल, इसके हेड हैं अतुल करवाल, NDRF के हेड हैं। ठीक है, और जो CRPF है उसके हेड कौन है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो है उसके हेड कौन है, तो कुलदीप सिंह उसके हेड हैं। और CISF के कौन है, तो CISF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके कौन है, तो ये हैं शीलवर्धन सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो होप एक्सप्रेस है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, होप एक्सप्रेस ये किसके द्वारा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, तो जो होप एक्सप्रेस कार्यक्रम है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये किस लिए स्टार्ट किया गया है कि जो कैंसर की जो बीमारी होती है, कैंसर की जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम है होप एक्सप्रेस है, ये स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब मनाया गया था, तो 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था। और इसके बाद जो कैंसर है ये कब होता है, तो जो शरीर में जो सेल्स होती हैं उनकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कि जो देश की और ये कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, वहां पर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो देश की पहली 3D रेडिएशन मशीन है, कैसी 3D रेडिएशन मशीन है, ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो 3D रेडिएशन जो मशीन है ये भी कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है। भारत की जो पहली किसान रेल थी, तो फर्स्ट जो किसान रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो फर्स्ट किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी, ये भारत की पहली किसान रेल। और ये कहाँ से, देवनाली से दानापुर, देवनाली कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। और ये जो दानापुर है ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो फर्स्ट किसान रेल जो है ये कहाँ पर चलाई गई थी, देवनाली से दानापुर, और 7 अगस्त 2020 को ये रेल चलाई गई थी। उसके बाद जो अभी हाल ही में माँ जी वसुंधरा जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो माँ जी वसुंधरा है, ये भी महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो पृथ्वी है उसको मेरी पृथ्वी मेरी धरती ये कार्यक्रम है, इसके तहत ये स्टार्ट किया गया है। विश्व का पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका आयोजन कब होता है, 1975 में, और ये कहाँ पर होता है, तो नागपुर के अंदर होता है फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, और नागपुर के अंदर ही किस संस्था का हेडक्वार्टर है, तो जो नीरी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो महाराष्ट्र है उसने क्या किया है कि जो सभी महाराष्ट्र में क्या किया है, जो यहाँ के जिले हैं, जितने भी जिले हैं उनमें सभी में एंटी नार्कोटिक सेल जो है ये स्थापित करने की घोषणा की है। एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा किसने की है,
है तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र है ये कहाँ पर बनाया गया है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र। और जो पुणे के अंदर जो स्टेडियम बनाया गया है, पुणे में जो स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है पुणे के स्टेडियम का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एपीडा है उसका क्या है कि 13 फरवरी को उसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एपीडा क्या है? एपीडा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? एपीडा की। और ये जो एपीडा है इसका क्या मतलब है कि जो कृषि है उसके निर्यात को बढ़ावा देना। सीधा सा मतलब इसका क्या है एपीडा का कि जो कृषि है उसके निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और एपीडा की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है? 1985 के एक्ट के तहत। 1985 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है एपीडा का। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, ये जो एपीडा है ये किसके तहत आता है? जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है हमारा उसके तहत आता है एपीडा। और जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? तो पीयूष गोयल जी वर्तमान में हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा कि जो 13 फरवरी को क्या मनाया गया है? इसका 13 फरवरी को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 13 फरवरी को इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो डीआरडीओ है उसका 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो डीआरडीओ का 1 जनवरी को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1958 को। और 1 जनवरी 2022 को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था डीआरडीओ का। ठीक है, और जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का 1 फरवरी 1970 को स्थापना होती है भारतीय तटरक्षक बल की। और 1 फरवरी 2022 को उसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 46वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उसके हेड कौन है? वीएस पठानिया उसके 24वें महानिदेशक हैं। और डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है? तो सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के हेड हैं। नेक्स्ट जो संस्था वो कौन सी है? तो जो इसरो है इसकी स्थापना कब होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में 10वें अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एस सोमनाथ जो है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? तो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो इसरो है उसने हाल ही में 14 फरवरी को क्या किया है? इसने एक रॉकेट है EOS 4.0, ये इसने सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया है। और कौन से PSLV कौन से जो ये लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? तो PSLV C-52 के द्वारा इसने EOS 4.0 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है 14 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो नाबार्ड है नाबार्ड जो बैंक है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोविंद राजुलू चिंतालू इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। और इस अभी 1-2 दिन पहले इसके तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था इसके द्वारा? तो जीवा कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था जीवा कार्यक्रम। और इसके तहत क्या था? जो प्राकृतिक खेती है मतलब पर्यावरण अनुकूल जो खेती है उसको बढ़ावा देने का इसमें काम किया जाएगा जीवा कार्यक्रम के अंदर अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जो सेबी है
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका एक्ट जो है वो कब आता है? तो 1992 के अंदर इसका एक्ट आता है। और इसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन है? तो अजय त्यागी जो है वो वर्तमान में सेबी के हेड हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रैंक वाल्टर है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ये क्या है? ये जर्मनी के सेकंड टाइम क्या चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? जर्मनी के सेकंड टाइम राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। बात आती है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। और जर्मनी के जो चांसलर हैं वर्तमान में, बहुत लंबे समय तक कौन चांसलर रही है यहाँ की? तो एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर रही हैं। और हाल ही में इसका जो स्थान है चांसलर का, कौन बन गए हैं जर्मनी के? तो जो ओलाफ शोल्स हैं वो वर्तमान में जर्मनी के, जो एंजेला मर्केल है उसकी जगह पर कौन चांसलर बन गए हैं? ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर बन गए हैं। और जो ये बर्लिन है, यहाँ पर कौन सी जो संस्था उसका हेड है, हेडक्वार्टर है? तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बर्लिन जर्मनी के अंदर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का रूर प्रदेश जो है ये किसे कहा जाता है? तो विश्व का रूर प्रदेश भी किसको कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है विश्व का रूर प्रदेश। विश्व का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो जर्मनी के अंदर है रूर क्षेत्र। ये कहाँ पर है? रूर क्षेत्र जो है ये जर्मनी को कहा जाता है। और विश्व का काला प्रदेश भी किसको कहा जाता है? रूर क्षेत्र जर्मनी को। ठीक है, और जो भारत का जो काला प्रदेश है वो किसको कहा जाता है? भारत का काला प्रदेश है ये किसको कहा जाता है? तो जो गोदावरी नदी का, जो दामोदर नदी घाटी है, जो दामोदर नदी घाटी है उसको क्या कहा जाता है? भारत का काला प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्या थी? कोप फर्स्ट थी जिसका आयोजन कब किया गया था? कोप फर्स्ट है जिसका आयोजन किया गया था 1995 के अंदर। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बर्लिन जर्मनी में ही कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था। कब? 1995 के अंदर। और कोप 26 का आयोजन कब किया गया था? कोप 26 का जो 2021 में जो आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? ग्लासगो के अंदर इसका आयोजन किया गया। और जो कोप 27 है वो 2022 में कहाँ पर होगा इसका आयोजन? तो मिस्र के अंदर आयोजन होगा कोप 27 का। ठीक है, इतने बात आप इसके बारे में याद रखिएगा। और अभी दूसरी बार जो राष्ट्रपति हैं वो कौन चुने गए हैं जर्मनी के? तो जो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ये अभी दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो भारत सरकार है उसने चीनी ऐप को बैन कर दिया है। तो टोटल कितने ऐप को बैन किया है? तो 54 ऐप को बैन किया है। इसमें फ्री फायर है, बहुत सारे ऐप हैं इसके अंदर। तो टोटल मिलाकर 54 ऐप इन्होंने बंद कर दिए हैं और बैन कर दिए हैं। ये क्यों किए हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो भारत की संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है उसको खतरा है, भारत की संप्रभुता को खतरा है इन ऐप से। इसलिए इन्होंने चीन के इन 54 ऐप को, चीन के इतने ऐप थे ये 54, इन ऐप को भारत ने बैन कर दिया है, भारत की संप्रभुता को खतरा बताकर बंद किया है। और ये किसके तहत किया है, किस एक्ट के तहत किया है? तो जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट है 2000 का, उसकी जो धारा है, आईटी एक्ट 2000 की धारा है 69A, उसके तहत ये जो 54 ऐप हैं वो बैन की गई हैं। और जो आरटीआई एक्ट है ये कब आया था? तो जो आरटीआई एक्ट आया था 2005 के अंदर। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर आया था और आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। और इसके तहत इन्होंने कितने ऐप बंद कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं? 54 ऐप इन्होंने बैन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, एक कृषि नेटवर्क, क्या है? एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? कृषि नेटवर्क।
ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है कृषि नेटवर्क, और इसके हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। कृषि नेटवर्क एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, इसके क्या नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये जो पंकज त्रिपाठी हैं ये किस और संस्था के हैं, तो जो फिनो पेमेंट बैंक है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और हाल ही में जो गुड डॉट कंपनी है, गुड डॉट कंपनी के द्वारा किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था गुड डॉट कंपनी के द्वारा। और जो ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा है। और जो उत्तराखंड है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जो मेडिसिन के लिए है, मेडीबडी है जो संस्था, उसके किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। और जो बाटा है, बाटा जो कंपनी है फुटवियर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो दिशा पटानी को बनाया गया है बाटा फुटवियर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट आई है, एक री इमेजिनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट इन इंडिया। ये रिपोर्ट आई है, ये किसके द्वारा जारी की गई है, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया। री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, ये री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है। अब बात आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो जो उपाध्यक्ष कौन है इसके, तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, और 2015 में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसने अंतरिक्ष से कौन से जो ग्रह हैं उसके लिए हैं, तो जो नासा कंपनी है उसके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ये इसका, नासा कंपनी का पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है, इसने अंतरिक्ष में कौन सा जो ग्रह है, तो इसने शुक्र जो ग्रह है ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं किसने, पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने। और ये किसका मिशन है, तो नासा का मिशन है। नासा जो है ये यूएसए की एक कंपनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर नासा का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। और हाल ही में इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, तो जो बिल नेल्सन है वो इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, तो 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। और पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने क्या किया है, शुक्र ग्रह की सतह के चित्र इन्होंने इकट्ठे किए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, क्योंकि इस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेबी है उसने क्या किया है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसने क्या किया है कि जो निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष है वो कोष पर जो सलाहकार समिति है उसमें बदलाव किया है। निवेशक संरक्षण और देखिएगा जो निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर जो सलाहकार समिति है इसमें चेंज किया है किसने, तो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके अंदर चेंज किया है। उसके बाद देखिएगा कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब होती है, 1983 के अंदर इसकी स्थापना होती है और 1992 में इसका एक्ट आता है। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा
1983 में नहीं, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1988 में, इसकी स्थापना होती है और 1992 में इसका एक्ट आता है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो अजय त्यागी इसके वर्तमान में हेड है, अजय त्यागी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन में, जो टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है एक बेंगलुरु ओपन, उसमें एटीपी चैलेंजर 2022 का जो खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसमें पुरुष युगल का जो खिताब है, एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनायन ने। साकेत माइनेनी और दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं रामकुमार रामनायन। दूसरे कौन है? तो साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनायन के द्वारा ये जो टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन में एटीपी चैलेंजर 2022 का जो पुरुष युगल का जो खिताब है ये जीता गया है। ठीक है, और जो टेबल टेनिस फेडरेशन है ऑफ इंडिया है, उस पर क्या किया गया है? उसके अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। उसके टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो टेबल टेनिस फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में हेड, इसके जो हाल ही में इसके अध्यक्ष जो हम वो नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? गीता मित्तल इसके वर्तमान में हेड नियुक्त की गए हैं। ठीक है, और जो ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इस पर क्या किया गया है? इस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इस पर क्या किया गया? गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। और ये किसके द्वारा लगाया गया? तो टेबल टेनिस की जो फेमस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा टेबल टेनिस की फेमस खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा क्या लगाया गया? इस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया पर। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जो इसमें कार्यों के निर्वहन के लिए जो प्रशासकों की समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है, किसका? जो टेबल टेनिस फेडरेशन है, इस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का, जो कार्यों के निर्वहन के लिए जो प्रशासकों की जो समिति है, प्रशासकों की जो समिति है उसका अध्यक्ष, उसका जो हेड है, ये किसको बनाया गया है? तो गीता मित्तल को बनाया गया है। और उसके बाद जो मनिका बत्रा है, इनको 2020 का कौन सा खेल रत्न मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? 2020 का मनिका बत्रा को मिला है। ठीक है, ओएनजीसी जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। और जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो जो गीता गोपीनाथ हैं वो आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, जो आईएमएफ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्पेशल ड्राइंग राइट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो आईएमएफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, उसमें भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जितवाया था? तो भाविना पटेल जो हैं उसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला पदक जीतने का काम किया था। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था भाविना पटेल ने। और ये कौन सा खेल से संबंध रखती हैं? तो टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं भाविना पटेल, और पैरा ओलंपिक में ये खेलती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट है कि जो बेलारूस है उसने, बेलारूस और रूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी जो सीमा है उसके पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किसने? तो जो बेलारूस है और रूस है, बेलारूस और रूस ने क्या किया है कि जो बेलारूसी जो सीमा है, बेलारूसी सीमा के साथ साथ क्या किया है? इन्होंने अभ्यास स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ क्या किया है? अभ्यास स्टार्ट किया है। किसने? बेलारूस के साथ रूस ने। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को रूस की कैपिटल है, मॉस्को। और मॉस्को नदी के किनारे है मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रूबल यहाँ की करेंसी है। और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिखाइल मिशुस्तिन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा अभी रूस और यूक्रेन के बारे में विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा। वो जो क्रीमिया है उस पर रूस ने, जो क्रीमिया है ये यूक्रेन का हिस्सा है और उस पर किसने अधिकार कर लिया था, तो रूस ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और उनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो युद्ध के हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके अकॉर्डिंग जो विच हंटिंग है उसके तहत सबसे अधिक जो हत्या है वो कहाँ पर हुई है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके तहत इसके अकॉर्डिंग जो विच हंटिंग हुई है, विच हंटिंग सबसे ज्यादा, विच हंटिंग के तहत जो सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं वे कहाँ पर हुई हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं ये झारखंड के अंदर हुई हैं। और सेकंड नंबर पर जो ये हत्या हुई है ये कहाँ पर हुई है, उड़ीसा के अंदर हुई है। टॉप नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर किसमें हुई है, झारखंड में, और सेकंड पोजीशन पर किसमें हुई है, तो उड़ीसा के अंदर हुई है। बात आती है झारखंड के अंदर सबसे अधिक हत्या हुई है, तो झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और जो विच हंटिंग है इसका मतलब क्या है कि जो डायन शिकार है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम विच हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो आईसीएआई है उसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आईसीएआई इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसके हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन, देवाशीष मित्रा आईसीएआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, देवाशीष मित्रा। आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या है, इसके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने क्या किया है, किसके साथ, अमेजोन इंडिया के साथ समझौता किया है। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसने अमेजोन इंडिया के साथ समझौता किया है। क्यों, उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया है। एमएसएमई मंत्री कौन है, तो नारायण राणे यहाँ के ये क्या है, ये एमएसएमई मंत्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, हैदराबाद के अंदर किया जाएगा। क्या, तो जो भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर जो शिखर सम्मेलन है वो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर जो शिखर सम्मेलन उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और जो ऑपरेशन पोलो है उसके तहत 1948 के अंदर चला था ऑपरेशन पोलो, और उसके तहत क्या किया गया था, हैदराबाद जो रियासत है उसको भारत में मिलाया गया था और इसके बाद जो निजाम है उनकी जो खात्मा है वो निजामों का हो गया था। ठीक है, हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना की स्थापना कब होती है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होकर की स्थापना होती है। ओडीएफ प्लस गांव की सूची में टॉप पर कौन है, तो तेलंगाना टॉप पर है। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने फिलीपींस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वो कौन, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। इससे 3 दिन पहले वो कहाँ पर गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्वाड मीटिंग थी विदेश मंत्रियों की उसमें गए थे, पार्टिसिपेट करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। और अब जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वो कहाँ पर गए हैं, किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो फिलीपींस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है, मनीला फिलीपींस के अंदर दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कटक उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो एमपी है उसकी एमपी के अंदर जो इंदौर सेंट्रल जेल है उसने क्या किया है, अपना एफएम रेडियो चैनल जो है उसको मिल गया है। एफएम रेडियो चैनल जो है ये किस जेल को मिला है, एफएम रेडियो चैनल ये मिला है एमपी की जो इंदौर सेंट्रल जेल है, जो इंदौर की जो सेंट्रल जेल है एमपी में उसको मिला है ये क्या, अपना एफएम रेडियो चैनल मिल गया है। बात आती है कि जो एमपी के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, और इंदौर के अंदर ही जो ये अभी हाल ही में सवर कोकिला जो लता मंगेशकर जी उनका निधन हो गया और उनकी प्रतिमा और उनके नाम पर जो संग्रहालय है वो संगीत अकादमी है वो स्थापित करने की घोषणा भी कहाँ पर की गई है, इंदौर के अंदर की गई है। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 1929 में इंदौर के अंदर उनका जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी कौन सी बन गई है? भारत की जो 100% प्लास्टिक वेस्ट कंपनी, प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी, वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी है वो कौन सी बन गई है? तो प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन गई है डाबर। ये भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन गई है। ये क्या करती है कि जो प्लास्टिक है उसको 100% रिसाइकल करती है। कौन सी कंपनी? डाबर कंपनी करती है, और इसीलिए यह क्या बन गई है? 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन गई है। हाल ही में जो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी वो कौन सी बनी थी? तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो सबसे पहली क्या बन गई थी? ये बन गई थी सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। ठीक है। बिहार का जो खादी ब्रांड, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी जी को बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मनोज तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी ने क्या किया है कि जो बिहार में सबसे लंबे बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? बिहार के अंदर इन्होंने किया है। नितिन गडकरी ने बिहार में जो गंगा नदी है उस पर लंबा जो रेल सह सड़क पुल है उसका उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। और ये जो सह सड़क पुल है गंगा नदी पर, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 14.5 किलोमीटर लंबा है ये सड़क पुल, और कहां पर है? गंगा नदी पर है। कौन से राज्य में? बिहार में। ठीक है। बात आती है बिहार की, तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के अंदर है। और HIT कोविड ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया HIT कोविड ऐप। और मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा किसने की है? बिहार सरकार के द्वारा की गई है। मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% की आरक्षण की घोषणा की गई है। हाल ही में 4 दिवसीय मरु महोत्सव शुरू हुआ है। तो 4 दिवसीय है, ये 4 दिवसीय मरु महोत्सव है। ये कहाँ पर मरु महोत्सव ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जो ये हुआ है पोखरण राजस्थान के अंदर, पोखरण राजस्थान में स्टार्ट हुआ है 4 दिवसीय मरु महोत्सव। और उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान की बात आती है। राजस्थान के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, यहाँ के सीएम है। और कलराज मिश्र जो है वो यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। ठीक है। उसके बाद जो खादी कपड़े से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पर फहराया गया था? तो ये भी प्रदर्शित किया गया था जैसलमेर राजस्थान के अंदर ही। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये प्रदर्शित किया गया था। जो उड़ान योजना है ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो उड़ान योजना भी राजस्थान के अंदर शुरुआत की गई है। BSF के द्वारा जो ऑपरेशन सर्द हवा ये कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी राजस्थान से शुरू किया गया था। सोजत मेहंदी जो है उसका GI टैग किसको दिया गया है? तो सोजत मेहंदी का जो GI टैग है ये भी किसको दिया गया? पाली राजस्थान को दिया गया सोजत मेहंदी का GI टैग। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पर स्थापित है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो स्थापित है ये कहाँ पर है? पाली राजस्थान के अंदर है स्टैच्यू ऑफ पीस। इतनी बात आप याद रखिएगा। और क्रिकेट का जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो कहाँ पर बन रहा है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर बन रहा है। तो इसकी जो नींव है वो उसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। और ये जो विश्व रेडियो दिवस है इसकी स्टार्टिंग कब होती है? तो ये 2012 से ये शुरू होता है। विश्व रेडियो दिवस 2012 से स्टार्टिंग होती है। और जो इसकी थीम है 2022 की, ये थीम क्या है? तो टू रेडियो, इसकी जो 2022 की जो थीम है ये क्या है? टू रेडियो टू ट्रस्ट।
टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसकी 2022 की थीम है, विश्व रेडियो दिवस की थीम है, ठीक है। और 2012 से ये स्टार्ट होता है, 13 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है। और भारत में जो रेडियो का पहली बार जो यूज है, भारत में रेडियो का जो पहली बार यूज है ये कब किया गया था, रेडियो का पहली बार यूज कब किया गया था, तो ये 1923 के अंदर भारत में पहली बार रेडियो का यूज किया गया था। और फर्स्ट रेडियो स्टेशन है ये कहाँ पर बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1927 के अंदर। जो बॉम्बे रेडियो स्टेशन है ये फर्स्ट रेडियो स्टेशन था, बॉम्बे जो रेडियो स्टेशन है ये फर्स्ट रेडियो स्टेशन था, ठीक है। और जो ये 1927 के अंदर जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन बनाया गया, इस टाइम पे जो वाइसराय थे वो कौन थे, अंग्रेज कौन था, तो जो इरविन है वो इस टाइम पे वाइसराय थे, ठीक है। और जो 13 फरवरी को ही और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस है, तो जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और जो ये किस उसको मनाया जाता है, तो जो सरोजनी नायडू है उनके हैप्पी बर्थडे को क्या मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जो है इनके हैप्पी बर्थडे वाले दिन क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो सरोजनी नायडू हैं इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कब की थी, तो जो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो कांग्रेस है उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली फर्स्ट जो इंडियन वुमेन थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगर बात आ जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, कब 1925 के अंदर। और उसके बाद अगर आ जाए कि पहली महिला कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल या भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, ये थी सरोजनी नायडू। यूपी की पहली सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी यूपी की पहली सीएम थी, सुचेता कृपलानी। और यहाँ की जो गवर्नर थी पहली वो कौन थी, सरोजनी नायडू यहाँ की पहली गवर्नर थी, ठीक है। और 1924 का जो 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था, तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर 1924 का इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और उसके बाद देखिएगा जो यूपी है, यूपी के अंदर विधान अभी हाल ही में चुनाव होंगे यूपी में, तो इसकी जो विधानसभा और विधान परिषद की और जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा ये कौन कौन सी है, तो विधानसभा की सीट कितनी है, यहाँ पर 403 विधानसभा की हैं और 100 यहाँ पर विधानसभा परिषद की हैं और 80 लोकसभा की हैं और 31 यहाँ पर राज्यसभा की हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। सभी स्टेट्स में सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ पर हैं, यूपी के अंदर हैं, ठीक है। और मीरा कुमार जो लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी वो कौन थी, तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, ठीक है। और ये जो फातिमा बीबी है वो कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, तो 4 महिलाएं कार्यरत हैं, जस्टिस नगरत्ना, वीरा त्रिवेदी और ये हिमा कोहली और इंदिरा बनर्जी, ये चार जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। और जो आयशा मलिक हैं ये कहाँ पर बनाई गई हैं, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बात आती है इम्पोर्टेंट डे की, तो फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। 1 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 1 फरवरी को चीनी नववर्ष मनाया गया। और जो चीनी है उन्होंने अब की बार, चाइना है, उन्होंने अब की बार जो ईयर है 2022 का जो ईयर है उसको किस रूप में, तो टाइगर के रूप में उन्होंने ये घोषित किया है, टाइगर ईयर के रूप में ये घोषित किया है। और एक फरवरी को उनका चीनी नववर्ष भी मनाया गया है। और 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक बल के जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका 36वां जो स्थापना दिवस है, 46वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था 1 फरवरी को। और 2 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर जो है ये इसकी 2022 से 2024 तक की थीम थी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या मनाया गया, तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया 4 फरवरी को। और 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। और 2023 तक जो इसकी थीम रहेगी, 2022-23 की जो इसकी थीम रहेगी वो क्या रहेगी, क्लोज द केयर गैप वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है कि जो 4 फरवरी है इसको ही क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस भी कब मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। और 10 फरवरी को मनाया गया पल्सिस डे, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो 10 फरवरी को मनाया गया दलहन दिवस, ठीक है। और उसके बाद है कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। और 13 फरवरी को ही कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। और 13 फरवरी को कौन सा किसका हैप्पी बर्थडे होता है, सरोजनी नायडू को, श्रीमती सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे होता है 13 फरवरी को, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।